तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, एक फैराडेज लॉ होता है। फैराडेज लॉ क्या होता है, किसी भी क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पार हो रहा होगा उससे, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग 5b से नोट करेंगे। और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें टाइम के साथ और एक माइनस साइन पुट कर दे तो ये हमें ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप देगा। मतलब कभी भी किसी क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसका पंच मतलब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है -d∅/dt। मतलब ये इस रिजल्ट को हम लोग फैराडेज लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब पाई यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेंगे हम लोग। और अगर उस लूप का रेजिस्टेंस R है तो उसमें कुछ करंट फ्लो होगा E/R। ईएमएफ इतना जनरेट हुआ है डिवाइडेड बाय R। अब ध्यान देना आपको कि ये ईएमएफ जनरेट करने के लिए बैटरी वगैरह लगाना नहीं पड़ा, सिर्फ उस लूप के थ्रू जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा था उसको चेंज किए। अब उसको चेंज करने का ब्रॉडली दो तरीका है। एक तो आप लूप का एरिया बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेगा, या दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी को ही चेंज कर दो। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चेंज हो रहा होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है मान लो, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, या बढ़ रहा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, और तीसरा है कि एंगल बिटवीन B एंड A उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आगे देखते आगे है। ठीक है, ओके। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऐसा होता है सच दैट इट अपोजेस द चेंज विच हैज इंड्यूस्ड इट। इसको बोलते हैं हम लोग लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा कि वो जो चीज़ के कारण वो प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है, वो उसी चीज़ को अपोज करना चाहेगा। ठीक है, अब ये अपोजिशन आपको इससे भी पता चल रहा होगा। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस यही है कि माइनस साइन मतलब फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने का जो भी कॉज होगा ना उसी को अपोज करेगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, मतलब जो उसको पैदा किया है, जिस कारण से वो पैदा हुआ है वो उसी कारण को अपोज करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज यहाँ पे कंडक्टिंग लूप है, सर्कुलर लूप। ठीक है ना, और आप एक मैग्नेट को इसके पास ले जा रहे हो, तो मैग्नेट का फील्ड लाइंस ऐसा होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पास जाएगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा इसको, यानी फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ रहा है। अब इसमें ऐसा इंड्यूस्ड करंट हमें ड्रॉ करना चाहिए जिसका जो इस कॉज को अपोज करे। कॉज क्या है, कॉज है इस मैग्नेट का पास आना। इसके थ्रू फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है, इसके थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करे उसको क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैग्नेट पास आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्लोज लूप में ऐसा करंट फ्लो होगा जो इस मैग्नेट को पास आने से अपोज करे। पास आने से रोकने के लिए ये करंट खुद एक ऐसा मैग्नेट सा बिहेव करेगा जिसका नॉर्थ पोल इधर हो, साउथ पोल इधर हो, क्योंकि नॉर्थ फिर नॉर्थ को रिपेल करेगा। ठीक है, अब नॉर्थ पोल इधर होने के लिए करंट इसमें ऐसा फ्लो होगा। ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है। ठीक है ना, डॉटेड मतलब पेपर के उस तरफ है और ये मतलब पेपर के इस तरफ है, मतलब ये ऐसा है कुछ। ठीक है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, डॉटेड मतलब पेपर के उस तरफ है ना। तो ये पॉइंट पेपर को क्रॉस कर रहा है, फिर ऊपर आ रहा है करंट, फिर यहाँ से पेपर को वापस क्रॉस कर रहा है, फिर अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो पेपर पे सिर्फ ये दोनों पॉइंट है, ये सॉलिड वाला पेपर के बाहर है, ये डॉटेड वाला पेपर के अंदर है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल है। सपोज आपके पास एक रेल है, कंडक्टिंग रेल, और इस पे एक रॉड को स्लाइड करा सकते हैं और रॉड को स्लाइड करके इधर ले जाया जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप इस कंडक्टिंग लूप को देखोगे तो अगर ये रॉड इधर जा रहा है तो इसका एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है ना, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स घट रहा है, क्योंकि आप देखो पहले ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, तो फ्लक्स घट रहा है। ठीक है ना, तो इस लूप में ऐसा करंट आना चाहिए जो इसको उधर, इस पे उधर फोर्स लगाए। ठीक है, क्योंकि कॉज है फ्लक्स घटाने का ये कि रॉड लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो रॉड पे राइट की तरफ फोर्स लगेगा। तो इस रॉड में ऐसा करंट फ्लो होना चाहिए ताकि वो करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करे। ठीक है ना, अब करंट अगर रॉड में नीचे की तरफ फ्लो होगा तब आप देख सकते हो आई एल क्रॉस बी से एल इस तरफ है, बी अंदर की तरफ है, तो एल क्रॉस बी अगर आप देखोगे तो एल क्रॉस बी से आपको पता चलेगा कि फोर्स इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट रॉड पे ऐसा होना चाहिए, रॉड पे ऐसा है मतलब लूप में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है ना। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कर लेते, सपोज एक आपके पास वायर है जिसमें करंट आई को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस लूप में आपको पूछा गया है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताओ। ठीक है, तो अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा आएगा, चेक कर सकते हो आप रूल से, है ना। अब जैसे जैसे करंट बढ़ते जाएगा ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ते जाएगा, यानी इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें खुद ऐसा करंट आना चाहिए जो बढ़ता हुआ फ्लक्स के को अपोज करे। ठीक है ना, यानी ये खुद का इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए। तभी तो अगर ऐसा ऐसा लाइंस आते गया जो कि इसके कारण आते ही जा रहा है, इसको बढ़ाएंगे तो ऐसा लाइंस आते ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा करंट आना चाहिए जो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे ताकि बढ़ता हुआ फ्लक्स को अपोजिशन मिले। ठीक है, तो यहाँ पे करंट यानी आप देख सकते हो ऐसा ही फ्लो होगा,
क्योंकि ऐसा करंट फ्लो होगा तब इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है वो डॉट की तरफ है, ठीक है। तो इसके बढ़ाने के कारण फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन ये वाला करंट फिर फ्लक्स को घटाने का कोशिश करेगा, ठीक है। ओके, अब फ्लक्स को चेंज करने का मैंने बोला 3 तरीका, वो 3 है। अब जो तरीका ए है ना, जिसमें हम लोग अब बेसिकली दो ही चीज़ें, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम का चेंज होगा तो हम लोग बोलते हैं उसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस, और अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम का चेंज नहीं हो रहा है, उसके अलावा किसी तरीके से हम लोग फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, तो वो मोशनल ईएमएफ के केस में आता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आराम से, बाद में पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। अब यहाँ पे मोशनल ईएमएफ का एग्जांपल देखो, तो ये एक कंडक्टिंग लूप है और रेल के ऊपर ये रॉड को उस तरफ ले जा रहे हैं v स्पीड से, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे पहली बात, इस लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि जब रॉड यहाँ पे तो ज़्यादा फ्लक्स है, रॉड यहाँ पे पहुँच जाएगा तो कम फ्लक्स हो गया एंड सो ऑन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो गया एंड सो ऑन, है ना। तो फैराडे तुम्हें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो कारण क्या है, बेसिकली थोड़ा जूम करें तो इस कंडक्टिंग रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास ये सिस्टमैटिक मोशन है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक मोशन के कारण V क्रॉस B वाला फॉर्मूला से आप देखोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इस तरफ लगेगा, तो वो लोग इधर ड्रिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रॉड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर ड्रिफ्ट होंगे, तो ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन के पास मतलब रॉड के पास v वेलोसिटी है, तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा रहेंगे कुछ, और यहाँ पे भी जमा रहेंगे, यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड सो ऑन। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जमा हो गए हैं, तो यहाँ पे चार्जेस का अगर सेपरेशन हो गया है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ ले आना चाहता है, और ले भी गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अक्यूमुलेट भी हो गए, लेकिन बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आप देखोगे तो एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स को जब बैलेंस कर देंगे हम लोग, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा। उस समय तक जितना चार्ज अक्यूमुलेट हो चुका होगा उतना ही फाइनल मतलब हमेशा के लिए रह जाएगा, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज V रहेगा तब तक ये चार्ज का सेपरेशन रहेगा, और चार्ज का सेपरेशन जब तक रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट के बीच का आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो इतना आ जाएगा VLB, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, ये रॉड जो है मूव कर रहा है, इस मूविंग रॉड का मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये रॉड एक बैटरी ऐसा बिहेव कर रहा है, जिसका EMF कितना है VLB, जहाँ पे V है वेलोसिटी ऑफ रॉड, L है लेंथ ऑफ रॉड, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसका स्ट्रेंथ है B, ठीक है। आप ध्यान दोगे तो वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो वेलोसिटी और लेंथ भी परपेंडिकुलर है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तब इतना आएगा, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ एक बैटरी के इक्विवेलेंट है। मान लेते हैं इस रॉड का रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो यहाँ पे इतना है। तो इस चीज़ को आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे इस चैप्टर से पहले हम लोग वो पढ़े हुए हैं, तो उसके टर्म्स में अगर ड्रॉ कर देंगे तो फिर हम लोग इसको आराम से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग पढ़े हुए पहले इससे, ठीक है ना। जो आप ऑलरेडी जानते हो उसको अप्लाई करना सीखो नई चीज़ों में, है ना। तो फिर करंट इतना आ जाएगा EMF डिवाइडेड बाय R प्लस R, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मोशनल EMF का एक और एग्जाम्पल है। सपोज एक टेढ़ा मेरा अजीब टाइप का कोई कंडक्टर है, लेकिन रिजिड है ना, इसका वेलोसिटी ऐसा, रिजिड है मतलब हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो इस केस में इंड्यूस्ड EMF निकालना है आपको एंड्स के बीच में। तो आप क्या करोगे, एंड्स को इमेजिन करो, ज्वाइन कर दो, और इस रॉड के लिए आप निकाल, ठीक है। अब ये रॉड का वेलोसिटी भी यही वाला ले लेना जो इस पूरे कंडक्टर का था V। तो इस टेढ़ा मेरा शेप को भूल जाना, इस रॉड को पकड़ना, V वेलोसिटी है, ठीक है। इसका ऐसा, सॉरी कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, हाँ, इसका V वेलोसिटी ऐसा है, ठीक है। अब रॉड का लेंथ और V वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इस केस में जो EMF अक्रॉस द एंड्स आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा, V लेंथ ऑफ रॉड मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा। अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो साइन 90 फिर से VLB हो जाएगा ना। तो खाली एंड पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसको लेंथ के फॉर्म में ले लेना, ठीक है। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। अब पॉजिटिव साइड निकालने के लिए EMF में कौन सा साइड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, उसके लिए आपको V क्रॉस B का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे V इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, V क्रॉस B आप देखोगे तो ऊपर आएगा, तो ऊपर वाला एंड पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव। वैसे यहाँ पे आप देखोगे V वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B यहाँ पे भी ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर मतलब कौन सा एंड है ऊपर की तरफ, नीचे तरफ तो Y है, ऊपर की तरफ कौन है X है, तो X पॉजिटिव रहेगा, Y नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब एक रॉड है जो रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, रॉड का लेंथ R है, तो उसके एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF इतना आएगा। और फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पता करने के लिए ये वाला रूल ले लो। कोई भी पॉइंट को देखोगे तो वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B आप करोगे तो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये एंड पॉजिटिव हो गया, एंड नेगेटिव। अगर ये उल्टा घुमाते तो ये एंड नेगेटिव हो जाता है, ये एंड पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ओके, अब इंड्यूस्ड EMF मोशनल EMF वाला पार्ट हो गया।
ठीक है ना। अब इंड्यूस ईएमएफ कब आता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। पिछले केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था लेकिन इनडायरेक्टली, पहले मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जमा हो गए, ठीक है, यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, तब उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ था वो चार्जेस के कारण ही हुआ था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा अजीब लगेगा जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है, वो दैट इज नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू चार्जेस, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसको डिटेल में आपको 12th में कोई याद पढ़ाया जाएगा। आप खाली यहाँ पे ये रट लो कि ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब चार्ज का यूज करके इसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे और नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लोज कर्व्स बनाते हैं, है ना, ठीक है। ओके, देयर आर नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स। ओके, तो ईएमएफ इतना है तो वही फैराडेज लॉ लगाएंगे, तो ईएमएफ आप कहाँ, ये ईएमएफ इतना है, फैराडेज लॉ से ईएमएफ इतना है, मतलब ये दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। चलो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये चीज़ लेकिन याद रखना कि कंडक्टिंग लूप का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसी भी स्पेस के पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, है ना। यही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे ईएम वेव्स में जब पढ़ेंगे, है ना। वैक्यूम से, फिर वैक्यूम में कैसे लाइट ट्रैवल कर पाता है, प्रोपोगेशन हो पाता है, वो सब इससे रिलेटेड है, ठीक है। वो आगे क्या बात आएगा आगे चैप्टर में। अब एडी करंट, अगर एक मेटल प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ऑसिलेट किया जा रहा है मान लो, ठीक है ना। अब मेटल प्लेट और इससे पहले जितनी भी चीज़ें पढ़े उसमें क्या डिफरेंस है, मेटल प्लेट में इन्फिनाइट नंबर ऑफ लूप्स बना सकते हो ना, कंडक्टिंग पाथ्स, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन्फिनाइट बना सकते हो, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको वायर का शेप दे दिया था, तो यही पाथ में करंट फ्लो हो सकता है, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मेटल है, पूरा का पूरा सॉलिड है, समझ में आ रही, प्लेट है, तो इसमें खाली एक पाथ नहीं है, ऐसे करके बहुत सारे पाथ हैं, ठीक है ना। तो जब ये ऑसिलेट कर रहा है, मान लो ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो जैसे ये वाला ड्रॉ किए हम लोग, इस कंडक्टिंग पाथ के लिए भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसको ड्रॉ करते इसके लिए भी चेंज हो रहा है, इसको ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए अभी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे पाथ आप ड्रॉ कर सकते हो। तो करंट का सब पाथ के थ्रू, बहुत अधिकतर पाथ्स के थ्रू आप देखोगे तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, सब में करंट फ्लो होगा। तो करंट का कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, इसको हम लोग एडी करंट बोलते हैं, ठीक है। तो एडी करंट से जो लॉसेस होते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं, स्लो डाउन हो जाएगा, इसका मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगा और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को रिड्यूस करना है या उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना है, तो इसमें से करके स्लॉट्स बना दो, ठीक है ना। मतलब ये पार्ट से मेटल निकाल के फेंक दिए, यहाँ से निकाल के, तो वैसे फ़ायदा क्या होगा, फिर बहुत सारे बड़े बड़े लूप्स जो बन रहे थे कंडक्टिंग पास वो नहीं बन पाएंगे अब, ठीक है। अब खाली छोटे छोटे ही बन पाएंगे, है ना, यहाँ पे, है ना। ऐसा वाला तो बन नहीं पाएगा क्योंकि बीच में तो गैप आ गया, ठीक है। तो इससे नंबर ऑफ कंडक्टिंग पाथ जो पॉसिबल होगा वो घट जाएगा, तो डैम्पिंग भी घट जाएगा, ठीक है। ओके, अब इंडक्शन में आते हैं। तो दो टाइप का इंडक्शन होगा, आगे समझ में आ जाएगा क्या इंडक्शन, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल। सेल्फ में क्या होगा, किसी लूप में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसी करंट के कारण, उसी लूप के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, ये करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में जितने नंबर ऑफ लाइंस लूप का एरिया क्रॉस कर रहे होंगे उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं थ्रू द सेम लूप, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, वो सेल्फ इंडक्शन के अंदर आता है, ठीक है ना। अब लेकिन किसी लूप में करंट फ्लो करवा रहे और उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे लूप को कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, यानी दूसरे लूप के थ्रू फ्लक्स निकाल रहे। जिस लूप में करंट दौड़ा रहे उस लूप का फ्लक्स नहीं देख रहे, आप किसी दूसरे लूप का फ्लक्स देखेंगे तो उसको हम लोग म्यूचुअल बोलेंगे, ठीक है ना। करंट इसमें दौड़ा रहे लेकिन फ्लक्स इसमें स्टडी कर रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल, है ना। तो ये प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फ्लक्स थ्रू दिस प्रोपोर्शनल टू करंट, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ऐसे नोट कर दे, वैसे फ्लक्स थ्रू दिस इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन दिस, इसको एम बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और एम को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस डी5/dt था ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एल तो कांस्टेंट है, एल बाहर आ गया, वैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब एम और आई दोनों ज्योमेट्री पे, मीडियम पे, रिलेटिव ओरिएंटेशन वाला चीज़ सिर्फ एम के लिए आएगा। तो जैसे ये आई जो है सिर्फ ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वैसे एम जो है ज्योमेट्री पे, मीडियम पे और रिलेटिव ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा एंड सो ऑन, है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये जगह ना एम निकालने के लिए हमेशा दो चीज़ें चाहिए होगी, है ना। तो सपोज दो को एक्सियल, ठीक है, आपके पास सोलेनॉइड्स है, ये अंदर वाला छोटा वाला सोलेनॉइड और एक बड़ा वाला सोलेनॉइड, ठीक है। इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो किसी में भी करंट फ्लो करवा दो, सपोज बाहर वाले में करंट फ्लो करवा रहे और अंदर वाले के थ्रू फ्लक्स आप निकालोगे, तो आपको मिलेगा फ्लक्स निकालने के बाद डिवाइडेड बाय
करंट कर दोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा। बाहर वाले में करंट फ्लो करवा के अंदर के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, या अंदर वाले में करंट फ्लो करवा के बाहर के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे तो म्यूचुअल मिल जाएगा उसका रेशियो करके, फ्लक्स बाय करंट का, ठीक है। तो इतना आएगा। तो ये तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, ये सब आपका ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और रिलेटिव ओरिएंटेशन क्यों बोले, अब यहाँ पे तो कोएक्सियल है, यही सेटअप, इसी में अगर इस चीज़ को थोड़ा टेढ़ा कर दे, ऐसा ऐसा कर दे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ और फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए रिलेटिव ओरिएंटेशन ही बोले थे, ठीक है। अब यहाँ पे मोमेंट क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड अगर आप निकालोगे तो इतना आ जाएगा, जहाँ पे एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, आर है रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। तो यहाँ पे भी देखो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, तो सपोज इस स्विच को आप ऑन किए हो टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना, तो टी इक्वल टू 0 पे ऑन करोगे तो अब एल में करंट तो अचानक से चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि करंट एल में चेंज होना चाहेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और वो करंट का चेंज को अपोज करेगा, तो करंट ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज होगा। तो इससे पहले जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे तो वहाँ पे मान लेते थे करंट जैसे स्विच को ऑन कर दिया करंट की वैल्यू ई बाय आर होगी, लेकिन इस चैप्टर में पता चल रहा है कि एल में करंट अचानक से तो चेंज नहीं हो सकता है, एल जो है करंट का चेंज को अपोज करेगा ना, फैराडेज लॉ के कारण, ठीक है ना। तो करंट ग्रेजुअली बढ़ता है, ठीक है ना, ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते अपना मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा जो कि ई बाय आर है। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप निकाल सकते हो, ऐसा आएगा, जहाँ पे एल बाय आर को हम वो टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। वैसे डीके निकालना है तो सपोज किसी पाथ, अब किसी डीके कब होगा, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है ना, और रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होते होते वो डिसिपेट हो जाएगा हीट के फॉर्म में, पूरा का पूरा एनर्जी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो डीके के लिए सपोज इनिशियल करंट आई नॉट है, तो जैसे ही आप इस पाथ को ऑन करोगे, इस लूप को क्लोज करोगे, ठीक है, तो करंट जो है टाइम के साथ घटते जाएगा, रेजिस्टेंस के कारण करंट घटते घटते ऐसा हो जाएगा कुछ। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आएगा, जहाँ पे फिर से एल बाय आर को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ओके, एनर्जी इंडक्टर होता है हाफ एल आई स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है बी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिमिलर टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी इतना होता है, मैग्नेटिक फील्ड में इतना, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है किसी स्पेस में, किसी रीजन में, तो वहाँ पे एनर्जी है, उसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास ये एसी प्रोड्यूस करने का सेटअप दिखाया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हो इस लूप को दो मैग्नेट के बीच में घुमाया जा रहा है, ठीक है ना। अगर टी इक्वल टू 0 पे लूप का ओरिएंटेशन ऐसा, तो आप देख सकते हो फ्लक्स कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है ना, फ्लक्स 0 है। तो टी सेकेंड्स के बाद ये इतना एंगल घूम चुका होगा तो फ्लक्स इतना आ जाएगा। टी इक्वल टू 0 पे फ्लक्स 0, इससे साइन ओमेगा टी है, टी इक्वल टू 0 पे फ्लक्स मैक्सिमम होता तो कॉस ओमेगा टी हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इतना आ गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें इसलिए, और ईएमएफ निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो और माइनस एन पुट कर दो, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब अलग अलग सिचुएशन के लिए ये एज टाइम पासेस तो आपको इंड्यूस ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। तो चलो अब PYQs पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्टेडी स्टेट में बैटरी कितना करंट सेंड करेगा। तो स्टेडी स्टेट में तो ये दो इंडक्टर्स जो है ये प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे, और ये तो पाथ क्लोज ही रहेगा क्योंकि तभी करंट फ्लो होने स्टार्ट होगा। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस आप देखोगे तो 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी 1 हो जाएगा। ये 1 और ये 2 पैरेलल सीरीज में है, तो यानी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो जाएगा 3 ओम। बैटरी के एमएफ 30 है, तो 30 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 ओम आपको दे देगा 10 एम्पियर का आंसर। इस क्वेश्चन में स्क्वायर लूप जो है उसको अंदर मूव किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर V0 स्पीड से, और आपको बोल दिया है जिसके कारण करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में इतना, तो V0 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अब ये जो है ये अगर आपको पता है कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होता है जिसका वैल्यू होता है VLB, ठीक है ना। तो वो ईएमएफ का सोर्स हो गया जिसके कारण करंट फ्लो होगा, और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ का रेजिस्टेंस है 8 और 8, ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 4। और ये जो कॉपर से बना हुआ स्क्वायर लूप है, सॉरी कॉपर नहीं, ये जो स्क्वायर लूप है इसका खुद का रेजिस्टेंस है 1, तो इसका रेजिस्टेंस 1 है, इसका रेजिस्टेंस 4 है, तो 1 + 4 5। तो इक्विवेलेंटली आप बोल सकते हो बैटरी VLB का है और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 5, तो करंट कितना फ्लो होगा VLB डिवाइडेड बाय 5। तो करंट की वैल्यू VLB डिवाइडेड बाय 5, तो हम लोग से यहाँ से V की वैल्यू मिल जाएगी 5I/LB। करंट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मिली मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाय L की वैल्यू, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है 0.2 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 5, तो ये 5 5 चल गया 10⁻² मीटर पर सेकेंड यानी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको। यहाँ पे कॉइल के थ्रू आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन दिखा दिया गया है, और आपसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो सकता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इंड्यूस्ड करंट देखोगे तो इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो डॉट के अलॉन्ग है ना, तो इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डॉट के अलॉन्ग है, ये इंड्यूस्ड अगर बोल दे रहे इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो डॉट के अलॉन्ग है, ठीक है ना। अब अगर इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डॉट के अलॉन्ग आ रहा है, और हमें पता है कि इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो फ्लक्स का चेंज को अपोज करता है, यानी
अगर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड डॉट के अलॉन्ग है तो उसका फ्लक्स घटेगा, तभी तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी डॉट के अलॉन्ग आएगा उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। घट रहा होगा तो अपोज करना मतलब सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, अगर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस के अलॉन्ग हो और वो बढ़ रहा हो, तो अगर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस के अलॉन्ग है और बढ़ रहा होगा तो उसके अपोज करने के लिए, क्रॉस का अपोजिट के लिए डॉट आ जाएगा, ठीक है। यही दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब फर्स्ट ऑप्शन तो इससे मैच कर रहा है, जो आउटवर्ड है डिक्रीजिंग विद टाइम, आउटवर्ड है और डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी ऑप्शन 1 से मैच कर गया, ठीक है। अगर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल रहे मैग्नेटिक फील्ड, तब तो उसका फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा, और वो पैरेलल हमेशा रहेगा तो फ्लक्स जीरो ही रहेगा, तो चेंज नहीं होगा, तो इंड्यूस करंट आएगा नहीं। लेकिन हमें तो इंड्यूस करंट चाहिए, तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है। सिमिलरली ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है। और थर्ड वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, आउटवर्ड इंक्रीजिंग विद टाइम नहीं, अगर इंक्रीजिंग विद टाइम होगा तो इनवर्ड होगा, तभी ऐसा इंड्यूस करंट आएगा, यानी थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट। यहाँ पे एक स्मॉल लूप है जिसका साइड लेंथ ए है, और एक बड़ा लूप है जिसका साइड लेंथ बी है। दोनों स्क्वायर शेप के, दोनों कोप्लेनर है, दोनों का सेंटर्स कोइंसाइड कर रहा है। अगर बड़े वाले लूप में आई करंट फ्लो किया जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, तो हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट होता है, ठीक है ना। तो बड़े वाले लूप के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उसके कारण जो छोटे वाले लूप के थ्रू फ्लक्स पास होगा वो डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग इन द बिगर लूप। ये फ्लक्स इन द स्मॉलर लूप, फ्लक्स थ्रू द स्मॉलर लूप डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द बिगर लूप। अब यहाँ पे बड़ा लूप साइड लेंथ बी है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और यहाँ पे एक छोटा लूप है सेंटर पे जिसका एरिया ए है, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू छोटा लूप निकालने के लिए, क्योंकि इसका एरिया बहुत ही छोटा है, तो हम लोग मान सकते हैं इसके हर पॉइंट पे, छोटे लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, यूनिफॉर्म है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वैल्यू बी है सेंटर ऑफ द लूप में, तो बी इंटू इसका एरिया, और एरिया ऑफ स्मॉल लूप कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बी इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक क्या करंट फ्लोइंग इन द बिगर लूप, ठीक है। अब हमारा एम है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द बिग लूप निकालना। अब बिग लूप के 4 आर्म्स है की सिमेट्री है यहाँ पे, तो किसी भी एक आर्म के कारण सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लूप के कारण मिल जाएगा। अब एक आर्म के कारण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अगर देखें तो इस पॉइंट पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका इस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, b/2, और ये वाला एंगल कितना है 45 है, और ये वाला एंगल भी 45 है। तो हमारा जो फॉर्मूला है μ0I/4πd sin अल्फा प्लस sin बीटा, उसको यूज़ करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, जो कि है इतना μ0I/4πd। अब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी b/2, तो d की वैल्यू मैंने b/2 पुट कर दी, sin अल्फा sin बीटा। याद रखना अल्फा और बीटा दोनों परपेंडिकुलर से नापते हैं, तो अल्फा ही 45 है, बीटा ही 45 है क्योंकि स्क्वायर। बाकी वैल्यूज को एज इट इज पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाया जा रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, और आपको बोल दिया गया है कि t = 0 सेकंड पे लूप का जो सेंटर है वो x = -1 पे है। लूप 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो t = 1 सेकंड तक में वो 1 मीटर आगे बढ़ जाएगा। तो सेंटर ऑफ द लूप x = -1 से 1 मीटर आगे बढ़ के x = 0 पे पहुंच जाएगा, और x = 0 ये वाला लाइन का है, ठीक है। तो x = 0 इस लाइन पे हो रहा है, मतलब जो सेंटर ऑफ द लूप है वो यहाँ पे पहुंच चुका रहेगा t = 1 सेकंड पे। तो t = 1 सेकंड का सिचुएशन यहाँ पे ऐसा है ना, लूप का सेंटर जो होगा वो जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के जो एज है, पेरिफेरी है, वहाँ पे पहुंच चुका होगा, ठीक है ना। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब लूप का कौन सा पार्ट के थ्रू फ्लक्स जा रहा होगा, सिर्फ ये वाले पार्ट के थ्रू फ्लक्स जा रहा होगा, जिसके थ्रू फ्लक्स नहीं जा रहा उसको ड्रॉ नहीं करेगा। तो t = 1 सेकंड का सिचुएशन फिर से ड्रॉ किया हो, सिर्फ वो वाला पार्ट ऑफ द लूप को ही ड्रॉ किया हो, लूप का सिर्फ वो पोर्शन ही ड्रॉ किया जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मेटल मूव करता है तो उसके खाली एंड पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसको अगर L बोले, तो कितना EMF इंड्यूस होता है, VLB, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करे तो जो रॉड मिलेगा, इमेजिन करो, उसका वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इंड्यूस EMF हो जाएगा VLB, और L की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो हो जाएगा 2VRB। तो VR और B सबका वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे एक सर्कुलर रूप दिया गया है जिसको एक मैग्नेट, बार मैग्नेट अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अप्रोच करने के बाद क्रॉस करेगा, क्रॉस करके बाहर भी निकलेगा, और ये इसमें जस्ट फिट हो जाएगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस स्लाइटली लेस देन ये वाला डिस्टेंस समझ लो, ठीक है, जस्ट फिट हो जा रहा है सर्कुलर लूप, ठीक है। अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होता है ना, क्लोज लूप होता है, मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा होता है। तो आप देख सकते हो कि पहले कम लाइंस क्रॉस करेगा इसको, लेकिन जैसे जैसे पास आते जाएगा डेंसिटी ऑफ लाइंस बढ़ता जाएगा, फिर ज़्यादा लाइंस क्रॉस करेगा। तो शुरू में तो फ्लक्स हम लोग जान सकते हैं फ्लक्स बढ़ रहा होगा, ठीक है। वैसे ही बाद में
जब ये रियर एंड ऑफ द बार मैग्नेट इसको क्रॉस कर रहा होगा तो फ्लक्स घटते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डेंसिटी कम होते आ रहा है ना, डेंसिटी ऑफ लाइन्स कम होते आ रहा है, तो बाद में तो फ्लक्स घटने लगेगा। तो जब फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो अकॉर्डिंग टू आपका फैराडेज लॉ ईएमएफ नेगेटिव होगा, और जब फ्लक्स घट रहा होगा तब ईएमएफ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपका ईएमएफ नेगेटिव होना चाहिए शुरू वाले टाइम पे और बाद वाले टाइम पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में ये तो हमेशा दोनों केस में पॉजिटिव है, यहाँ दोनों केस में नेगेटिव है, ये दोनों नहीं हो सकता। ये पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है, ये पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल को वर्टिकल डायमीटर को रोटेट किया जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड हॉरिजॉन्टल है। तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ पूछा गया। तो हमें पता है कि जो आप सपोज ये आपका कॉइल है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो इस सिचुएशन में तो फ्लक्स 0 है। ठीक है, अब लेकिन 1/4 रोटेशन के बाद कॉइल ऐसा दिखने लगेगा, तब फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कुछ ऐसा हो जाएगा, बी ए साइन या कॉस ओमेगा टी, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स जो है साइनोसॉइडली चेंज होते रहेगा टाइम के साथ, है ना। अब नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे n है तो n आ जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ हो जाएगा -d∅dt, और -d∅dt भी करोगे तो n b a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आपका मन होगा तो आप यहाँ साइन ले लेना, कॉस ले लेना, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, n b a ओमेगा, तो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू इतना है। तो इसका वैल्यू अगर निकालें हम लोग तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे, n नंबर ऑफ टर्न्स 20 दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको 3 × 10⁻² दिया हुआ था। एरिया ऑफ द लूप अब आपका रेडियस इतना दिया हुआ है, तो रेडियस को पहले मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर करेंगे, πr², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। और लास्टली ओमेगा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया 50, वो पुट करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 60 आएगा। आंसर अपना 60 हो गया। यहाँ पे एक रॉड है, उसको लेफ्ट से राइट ले गया गया और फिर राइट से लेफ्ट लाया गया यूनिफॉर्म स्पीड v से। तो ये जो लूप है, लूप के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ दिया गया। यहाँ पे बताया नहीं कौन सा ग्राफ किसको करेस्पॉन्ड करो, वही हमें चूज करना ऑप्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले सोचो रॉड यहाँ से स्टार्ट किया x = 0 से, है ना। वो जब ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है आगे, तो जब यहाँ पे है तो फ्लक्स कम है क्योंकि एरिया कम है, जब यहाँ पहुँचेगा तो फ्लक्स बढ़ गया क्योंकि एरिया बढ़ गया, जब यहाँ पहुँचेगा तो फ्लक्स और बढ़ गया। तो वैसे करते करते एज लॉन्ग एज रॉड इस तरफ जाते आएगा फ्लक्स बढ़ते आएगा, लेकिन जैसे ही बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा रॉड, उसके जब रॉड यहाँ पे तब तो फ्लक्स इतना ही एरिया के थ्रू है, लेकिन जब रॉड यहाँ पहुँच गया तो भले एरिया बढ़ गया है, लेकिन जिस रीजन के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उस रीजन का एरिया तो वही है ना, तो फ्लक्स यानी चेंज नहीं होगा। यानी एक बार रॉड इस पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जब रॉड गया तो फ्लक्स बढ़ता गया, और एक बार इसको क्रॉस कर गया तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब रॉड यहाँ पहुँचेगा और फिर वापस आएगा, वापस आते आते जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर से फ्लक्स उतना ही रहेगा जितना पहले था मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन अब जैसे रॉड इस तरफ आते आएगा तो एरिया घटते जाएगा। तो पहले इतना है, फिर रॉड यहाँ पहुँचेगा तो एरिया घट गया, तो यानी फ्लक्स घट गया, यहाँ पहुँचेगा तो एरिया घट गया, फ्लक्स घट गया, वैसे से यहाँ पहुँचते होते फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स पहले 0 से बढ़ते 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 यहाँ पे जब रॉड पहुँचा था मैक्सिमम हुआ था, और फिर वापस जब आ रहा है तो फिर मैक्सिमम से घटते 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 वापस 0, तो फ्लक्स 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, कुछ देर के लिए मैक्सिमम रहा और फिर वापस आते सब फ्लक्स घटते घटते वापस 0, यानी ए वाला ग्राफ तो फ्लक्स वाला है। ठीक है, अब हमें पता है कि फ्लक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको ईएमएफ का वैल्यू देता है, लेकिन माइनस साइन पुट करने के बाद, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक का स्लोप अगर आप देखोगे, स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम होता है, तो ईएमएफ नेगेटिव कांस्टेंट होगा। तो ईएमएफ नेगेटिव कांस्टेंट, देखो उतने टाइम रीजन के बीच में ईएमएफ नेगेटिव कांस्टेंट है। फिर यहाँ से यहाँ तक स्लोप 0 है तो ईएमएफ भी 0, यहाँ से यहाँ तक स्लोप जो है वो नेगेटिव कांस्टेंट है, तो ईएमएफ एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। यानी ए वाला ग्राफ फ्लक्स का है और बी वाला ग्राफ ईएमएफ का है। ठीक है, तो ए फ्लक्स बी ईएमएफ, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर कंडक्टिंग लूप को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो आपसे पूछा गया कितना हीट जनरेट होगा लूप में बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड इज कम्प्लीटली स्विच्ड ऑफ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो देख सकते हो आप, टाइम का डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम का जब 100 सेकंड हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, यानी स्विच ऑफ हो गया। ठीक है ना, यानी 0 सेकंड से लेकर 100 सेकंड्स के बीच में कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ है, यानी कितना हीट एनर्जी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है उस सर्कुलर लूप में, वो हमें बताना है। ठीक है, अगर ईएमएफ निकाले तो ईएमएफ क्या होता है -d∅dt, और फ्लक्स की वैल्यू b × a हो जाएगा, क्योंकि लूप जो है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्योंकि एरिया तो टाइम का चेंज नहीं हो रहा है, खाली मैग्नेटिक फील्ड टाइम का चेंज हो रहा है, तो d/dt यहाँ से कितना आ जाएगा, तो d/dt का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब अगर आप एरिया ऑफ लूप निकालो तो एरिया का लूप का रेडियस 1 है, तो एरिया हो जाएगा π × 1² यानी पाई,
तो पाई पाई कैंसिल, तो 4 इंटू 10⁻⁵ EMF का वैल्यू है। EMF मिल गया तो पावर निकालने के लिए EMF का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 10⁻10 और रेजिस्टेंस देखेंगे तो 2 माइक्रो है, 2 माइक्रो मतलब इतना, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁴ वॉट। हीट हो जाएगा पावर इंटू टाइम, क्योंकि पावर कांस्टेंट है इसलिए पावर इंटू टाइम यूज़ कर रहा है, अदरवाइज इंटीग्रेशन यूज़ करना होता है। टाइम कितना है 100 सेकेंड्स, तो हो जाएगा 8 इंटू 10⁻² जूल, मिली जूल में 80 मिली जूल, यानी 80 आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में पहले ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है और ये लूप में करंट दौड़ रहा है बहुत टाइम के लिए, मतलब सफिशिएंट टाइम के लिए कि स्टेडी स्टेट है पहुंच गया, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में इसमें कितना करंट रहेगा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। स्टेडी स्टेट में तो ये वायर प्लेन वायर ऐसा बिहेव करेगा, तो सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, इतना है, EMF इतना है, तो करंट हो जाएगा दिस बाय दिस यानी 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, है ना। अब कुछ मतलब अचानक से इस पॉइंट का कनेक्शन इससे तोड़ के इसमें लगा दिए, तो जैसे ही इस पॉइंट का कनेक्शन इससे लगा दिया जाएगा तो अब इस लूप में बैटरी तो पार्ट है ही नहीं इस लूप का, तो EMF का सोर्स चला जाएगा। और इस लूप में आप देख सकते हो रेजिस्टेंस है, तो EMF का सोर्स नहीं लेकिन रेजिस्टेंस है, मतलब करंट डिके होगा, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है कि जैसे ही इस पॉइंट को इससे कनेक्ट किया गया उस मोमेंट पे इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, V = I × R करके। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 है, तो करंट का वैल्यू इमीडिएटली आफ्टर इसको इससे कनेक्ट किया गया, करंट की वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो इमीडिएटली बिफोर थी, क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टर में करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता। तो पहले देखोगे तो इंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा था, 6/6 यानी 1 एम्पियर, और जैसे ही इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे तो शुरू में अभी भी 1 एम्पियर ही करंट फ्लो होते रहेगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है, शुरू में, है ना। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करके छोड़ दोगे तो फिर 1 एम्पियर से घटते 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 अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, लेकिन शुरू में तो 1 एम्पियर ही फ्लो होता है। और शुरू में ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I × R, I की वैल्यू है 1 × R मतलब 3 वोल्ट। इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे दिया है, आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा, यानी करंट की वैल्यू बताना है एट t = 5 सेकंड्स, ठीक है। अब फ्लक्स दे दिया है तो फ्लक्स से हम लोग EMF निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके, तो EMF एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करके कितना आ गया, हमें t = 5 सेकंड पे करंट पता करना है, यानी t = 5 सेकंड में EMF पता करेंगे पहले, तो t का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -120 वोल्ट। तो EMF -120 तो करंट हो जाता है EMF बाय रेजिस्टेंस, EMF बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2, तो हो जाएगा -60। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये मिली वेवर्स में था, मतलब ये जो आएगा एक्चुअली में मिली वोल्ट होना चाहिए, मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ, ये मिली वोल्ट, तो ये मिली एम्पियर। तो आपसे पूछा गया था मिली एम्पियर में कितना करंट होगा, नेगेटिव साइन से तो खाली डायरेक्शन पता चलेगा, करंट का मैग्नीट्यूड 60 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 60, वैसे मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो 60।